आज हम मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम मैक्रोलाइड्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग पाए जाते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखें तो ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। ये 50S राइबोसोम पे बाइंड हो जाती है, जिससे ट्रांसलोकेशंस जैसी प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। अगर हाई कंसंट्रेशंस यानी कि हाई डोज में इस्तेमाल किया जाए तो ये बैक्टीरियोसिडल यानी बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देती है। सबसे पहले इसमें इरिथ्रोमाइसिन्स एंटीबायोटिक्स नेचुरली तौर पर सर्च की गई, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथियस से हासिल की गई, जो एक किस्म का फंगस होता है। इसका जो असर था, इसका जो एक्शन था वो पेनिसिलिन की तरह होता था, यानी ये ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मार पाती थी, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, नीमोकोकाई, नीसीरिया। इसके अलावा कुछ एच इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन को भी मार देती थी। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, रिकेट्सिया एंड ट्रेपेनोमास के लिए भी इफ़ेक्टिव है। इरिथ्रोमाइसिन्स मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इसके ऊपर कोटिंग लगाई जाती है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा ये डिस्ट्रॉय ना हो सके। लेकिन इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट एक जो कंपाउंड होता है, उसके लिए ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 से 4 घंटे में ये ब्लड तक पहुंच जाती है, यानी खाने के बाद 2 से 4 घंटे लग सकते हैं इसको ब्लड स्ट्रीम यानी प्लाज्मा पीक लेवल तक पहुंचने में। इसके बाद 6 से 8 घंटे तक ये रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसके असरात ख़त्म होने लगते हैं। इसीलिए 6 आवर्ली इसके डोज को रिपीट किया जाता है। CSF तक ये नहीं पहुंच पाता है, इसलिए CNS पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अर्टिकेरिया, नोसिया, वोमिटिंग, इपिगैस्ट्रिक पेन एंड डायरिया। इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट जो कंपाउंड है, उससे कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन्स माइक्रोसोमल एंजाइम का पोटेंट इनहिबिटर होता है, जिससे ये टर्बिनाफाइन्स, सिस्प्राइड, कीटोकोनाजोल, सिमेटिडीन जैसी दवाओं के मेटाबॉलिज्म को रोककर उनकी टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। हालांकि एजिथ्रोमाइसिन से ऐसा नहीं होता है, वो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर नहीं होता है, इसलिए ऐसी दवाओं के साथ इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट फीटल सर्कुलेशंस को क्रॉस कर जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। ओनली एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। ऐसे लोग जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, उनके लिए एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट माना जाता है मैक्रोलाइड्स ग्रुप। इसके अलावा डिप्थीरिया के कैरियर स्टेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल एंड रूमेटिक फीवर्स के प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसी तरह माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेमाइडियल निमोनिया प्रेगनेंसी के वक्त यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुफिंग कफ के लिए इरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है, यानी ये बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। लेजियोनेला के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सैनक्राइड जैसी बीमारी में भी इसका यूज़ करते हैं, जिसमें जेनिटल ऑर्गन पे अल्सर हो जाते हैं, जिसका बहुत अच्छा योगदान है। कुछ न्यू मैक्रोलाइड्स जिसको हम रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन कहते हैं, ये एसिड से रेजिस्टेंट होता है। इसका एब्जॉर्प्शन भी इरिथ्रोमाइसिन से बेटर होता है, हाई टीसी लेवल तक जाता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। न्यू मैक्रोलाइड्स में कुछ स्पेक्ट्रम बढ़ जाते हैं, जिसमें कैटारलिस, एच इन्फ्लुएंजा, गोंडीज, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स पर भी असरअंदाज होती है। रॉक्सीथ्रोमाइसिन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट होता है। फूड इसके एब्जॉर्प्शंस को इंटरफेयर करता है, इसीलिए खाली पेट इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इसके ख़ास यूज़ के लिए जो ईयर इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। एजिथ्रोमाइसिन अगर देखें तो इसके लैक्टोन रिंग में नाइट्रोजन आटम होने की वजह से ये डिफ़र होता है। ये ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ काफ़ी हद तक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कवर करता है। इसका भी पेनिट्रेशंस बेटर होता है बाकी दवाओं से, लॉन्ग एक्टिंग होता है। सर्विसाइटिस, यूरिथ्राइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस में इसका 1 ग्राम डोज ही काफ़ी होता है। एवियन कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन इसमें रिंग के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मेथिलेशंस होता है, जिसकी वजह से इसके कुछ असरात ज़्यादा पोटेंट होते हैं। ये एच इन्फ्लुएंजा, एन गोनोरिया, क्लेमाइडिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स के लिए इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम के लिए, एच पाइलोरी के लिए एजिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा अच्छा काम करता है। यह भी लॉन्ग एक्टिंग होता है और पेनिट्रेशंस बेटर होता है। इसके अलावा मैक्रोलाइड्स मोटिलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पैरालिटिक इलियस, डायबिटीज़, गैस्ट्रोपेरेसिस में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैक्रोलाइड्स और भी हैं जिसको हम फेडॉक्सामिसिन कहते हैं, जो कि स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिलैप्स कम होता है। स्पायरामाइसिन भी मैक्रोलाइड्स ग्रुप में आते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम टैक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। टैक्रोलीमस, जो कि केमिकली स्ट्रक्चर्स मैक्रोलाइड्स की तरह होते हैं, बट इसका यूज़ इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें